प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए दिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न को देखिए, फटाफट बताइए। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है वाराणसी से। वाराणसी से ये शुरू करने की बात हुई है और डिब्रूगढ़ और वाराणसी के बीच में एक योजना है जो काफी लंबे समय तक चलने जा रही है। 50 दिन का एक पूरा प्रोग्राम है। इसमें सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर जाना होगा। आइए संदर्भ में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। यानी कहां से हो रही है? उत्तर प्रदेश के काशी से हो रही है और ये 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। और कहां तक के लिए है? डिब्रूगढ़ के लिए है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर करीब 50 दिनों में तय होगा। 50 दिनों की यात्रा भारत और बांग्लादेश की 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। कहां से हो रही है? यहां से डिब्रूगढ़ हो रही है। तो काशी से डिब्रूगढ़ है। कब हो रही है? 10 जनवरी 2023 से हो रही है। कितनी लंबी दूरी तय करने जा रहे हैं? 3200 किलोमीटर करने जा रहे हैं। कितने दिन में होने जा रही है? 50 दिनों में कंप्लीट होने जा रही है। और इस 50 दिनों की यात्रा में भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस हैं। और 50 से अधिक अहम स्थानों पर रुकेगी। तो 50-50 आपका कई बार आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 50 दिन में है, 50 स्थानों में रुकेगी और जिसमें विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस भी शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है हम लोगों के लिए और एक अच्छा पॉइंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारी बातें और हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन डी केन्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल टेलीग्राम पर भी है। वहां इस सभी तरह के प्रश्न आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। वहां एक GK बूस्टर भी आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। आप उसे चेक कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान दीजिएगा, ये इसका आंसर है। आइए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। कॉप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षकारों का एक सम्मेलन है जो वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। UNFCCC का COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज, ये अगला कार्यक्रम है हमारा। कहां पर होगा, कैसे होगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनेंगे इससे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप आ जाइए। नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान दे सकता है? 5G नेटवर्क की बात हो रही है और 2030 तक की बात हो रही है।
इसके लिए सही आंसर है हमारा 1%, 2%, 3% और 5%। इनमें से एक आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है 2%। ये 2% जो है इस ग्रोथ की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में 1.1 बिलियन दूर संचार उपभोक्ता है, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा है। इसमें से 740 मिलियन 4G उपभोक्ता है और उनके 5G में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा और संबंधित क्षेत्र में 5G में प्रमुख उपभोक्ता होंगे, जो अनुमानित 180 बिलियन डॉलर क्षमता का लगभग 30% योगदान देंगे। इसके बाद 20% पर खुदरा और 15% पर स्वास्थ्य सेवा और 10% पर विनिर्माण क्षेत्र होगा। तो 5G का कन्वर्जन जो है उस पर भी चर्चा की गई है, और ध्यान रखिएगा इसके बाद प्रगति में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा, चीजें बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेंगी और सुविधा बहुत व्यापक होगी। हालांकि 4G में हम लोगों को काफी फायदा हुआ, तो अब ये 5G और उससे भी दूरगामी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों में कोई भी गलती नहीं करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में तमाम परीक्षाएं आपके पास लगी हुई हैं, जिनमें कहीं न कहीं करंट अफेयर्स, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब आपको फायदा होगा। सभी की क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं और निःशुल्क आप तक पहुंच रही हैं, तो ये निश्चित रूप से लाभदायी होगा। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक के पास एकलव्य मॉडल स्कूल होगा। 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक के पास एक एकलव्य स्कूल होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997-98 में की गई थी। इसका लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये देखिए 97-98 में शुरुआत हुई, और खास तौर से इसका जो लक्ष्य है वो एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो ऊपर उठ सके। ये इसका उद्देश्य है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए अभिजीत बोस, ऑप्शन बी सुजीत बोस, ऑप्शन सी मनीष आहूजा, ऑप्शन डी विजय गुप्ता। मेरे विद्यार्थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिजीत बोस। ये इंडिया में हेड का काम करते थे। इनके साथ में राजीव अग्रवाल जी भी थे, जिन्होंने भी त्यागपत्र दिया है। अभिजीत के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अचानक दोनों इस्तीफों के बाद कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठुकराल को, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने शिवनाथ ठुकराल को भारत में मेटा के सभी प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिक पॉलिसी निदेशक बनाया है। तो उन लोगों का त्यागपत्र हुआ है और इनको बनाया गया है सभी पॉलिसीज के लिए निदेशक। तो शिवनाथ ठुकराल का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? यानी कौन से 3 शहर हैं जो डेटा सेंटर के रूप में उभरे हैं, बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन है पटना, गोरखपुर, बनारस, ऑप्शन बी आजमगढ़, बस्ती और लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, गुरुग्राम और अयोध्या, ऑप्शन डी हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली।
प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली। ये डेटा सेंटर के रूप में उभरे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी परीक्षा में, चाहे वो सिविल की परीक्षा हो, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो, इन सभी जगह इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई गलती ना होने पाए। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें भी कमेंट और लाइक के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको मेरे द्वारा संचालित यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कितना लाभप्रद है, जरूर बताइए। आइए देखते हैं। भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है, जिसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच शामिल है। तो 3 शहर आपके सामने आए थे, उनको ध्यान रखिएगा, वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री के रूप में घोषित किया है? 2022, 2023, 2024, 2025? इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों 2022 को। आसियान में 10 सदस्य हैं और आप जानते हैं इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। और तेजी से उभरा हुआ ये संगठन है, तो सभी विकसित देशों की भी नजर इस पर है। तो ये हमारा मैत्री वर्ष 2022 है, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। वर्ष भर इस आयोजन को मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। भारतीय मीडिया का प्रतिनिधिमंडल आसियान भारत मीडिया विनिमय कार्यक्रम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर था। तो ये 30 साल की साझेदारी का जश्न मनाया जा रहा है भारत और आसियान के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैत्री वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि किससे संबंधित है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, सेबी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इसका सही आंसर है नाबार्ड। कृषि क्षेत्र का बैंक है और इसके माध्यम से एग्रीकल्चर में विशेष सुविधाएं, छूट और तमाम तरह की चीजें आती हैं, जैसे लोन भी फंडिंग होती है यहाँ से। तो नाबार्ड की बहुत अहम भूमिका है कृषि क्षेत्र में, इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ने ओडिशा सरकार को 220.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह मंजूरी ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के तहत दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना है, ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आएगी, तो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड। नाबार्ड एक कृषि क्षेत्र का बैंक है। इस बैंक का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाल ही में 2022-23 में वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, उर्वरक के संदर्भ में है। बिना उर्वरक के कृषि संभव नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता उर्वरक के क्षेत्र का कौन बन गया है, प्रश्न ये है, जबकि चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये देश है हमारा रसिया। रूस ने भारत की आपूर्ति के संदर्भ में कार्य किया है और सबसे ज्यादा उर्वरक उपलब्ध कराने की बात कही है। भारत ने भी इस बात को माना है। निश्चित रूप से यह हमारे कृषि क्षेत्र में एक दूरगामी कदम होगा, एक लाभान्वित करने वाला कदम होगा। हाल ही में 2022-23 में वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता
रूस बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक उर्वरक कीमतों में उछाल और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी उर्वरक से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपने उर्वरकों की पेशकश की थी, जिसके कारण भारत ने रूसी उर्वरक की खरीद बढ़ा दी थी। ध्यान दीजिएगा, भारी छूट पर भी चीजें मिल रही हैं और भारत जो है इस पर जुड़ा हुआ है। देखिए, ऑयल के संदर्भ में भी मैंने आपसे चर्चा की थी करंट के बारे में। दुनिया के सभी देश मना कर रहे थे, विकसित देश मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी चीजें हो रही थी और सबके बावजूद भी चीजें हुई। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद तेंदुए की IUCN स्थिति क्या है? स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। ऑप्शन ए 75%, 90%, ऑप्शन सी 105%, ऑप्शन डी 138%। ये जो स्नो लेपर्ड है ये एक विलुप्त टाइप का प्राणी है। इसकी संख्या बहुत कम बची है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इसे घोस्ट के रूप में माना जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर है 90%। IUCN स्थिति इसकी क्या है? 90%। हाल ही में कश्मीर में एक हिम तेंदुए को कैमरे में कैप्चर किया गया है। हिम तेंदुए को अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा माउंटेन घोस्ट माना जाता है। हिम तेंदुओं को क्या मानते हैं? माउंटेन घोस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अवैध वन्यजीव बाजार के लिए इनका शिकार इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरा है। तो हिम तेंदुए को एक महत्वपूर्ण ढंग से वहां पर सूचीबद्ध किया गया है ताकि जो है हम इसके शिकार को रोक सके और इसको जो है इसकी संरक्षण हो सके। और ये उस दिशा में रखा गया है जैसे रेड डाटा बुक है हमारी, तो उसमें जिन जानवरों को रखा गया है वो लगभग विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में इस तेंदुए को भी रखा गया है। तो बहुत खतरे के निशान के ऊपर है। इसको अभी हाल में कश्मीर में जो है इसका जो फोटो लिया गया उससे एक उम्मीद बनी है कि ये मिल सकते हैं और इनके जीवन को हम संरक्षित कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज मॉर्निंग में आपके लिए क्लास लेकर आता है, रात में 10 बजे समाचार लेकर आता है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। उद्देश्य ये होता है कि मैं आपको करंट से रूबरू करा सकूं। बहुत जल्दी करंट का एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके जनवरी से लेकर के अभी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी, पॉइंट्स पर चर्चा होगी, परीक्षा उपयोगी बातें आएंगी। इसके साथ ही साथ मिशन इंस्टीट्यूट जो है UPP के लिए, UPSI के लिए और SSC के लिए स्पेशल क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ CPF के लिए एक विशेष प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और RO और ARO के लिए भी एक विशेष प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए सफलता में सहायक होगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मेहनत करिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप पर आपके माता पिता का आशीर्वाद सदैव बना रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे। जीवन पथ पर आगे बढ़िए, सफल होइए। जय हिंद।